जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 72। आज के लेक्चर में हमने तो कल की जो होम असाइनमेंट आपको दी थी उसकी डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पे प्रॉब्लम आई होगी, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद दो नए कंसेप्ट सीखेंगे। हम दो नई सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिनमें एथिकल इशू अराइज होते हैं, और हम ये देखेंगे कि इन सिचुएशन में इशू क्या अराइज होता है और ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इन सिचुएशन में। वो सिचुएशन कौन सी है? एक लोन्स एंड गारंटीज और दूसरी सिचुएशन है बिजनेस रिलेशनशिप। तो सबसे पहले अपने असाइनमेंट की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। 1 बाय 1 वॉल्यूम 2 में से। अच्छा, वॉल्यूम 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन मैं आपके साथ यूट्यूब के जरिए शेयर कर दूंगा। वॉल्यूम 2 में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो बताइए 1 बाय 1। अच्छा, एक चीज को आपने इंश्योर करना है कि एक दफा क्वेश्चन जो डिस्कस हो जाए ना, फिर दोबारा उसकी डिस्कशन की तरफ मुझे वापस नहीं आपने भेजना। उसी वक्त जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, वो आप डिस्कस कर दें। सारे ले असाइनमेंट ज़्यादा कर रहे हैं जी। जी वॉल्यूम 2 में, जी वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन 3। अच्छा, कोशिश करें तरतीब से चले, यानी क्वेश्चन 3 फिर क्वेश्चन 7 फिर क्वेश्चन 11, इस तरीके से। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 3। जी क्वेश्चन 3 में कौन सा वाला पार्ट था? फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट भी साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के एवेल्युएट कर सकें कि आपने किस तरीके से अंदाजा लगाना है कि कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है और हमने क्या कुछ लिखना है। रिक्वायर्ड में कह रहा है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। थ्रेट से पता चल गया हमें कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। विच में अराइज एंड इवैल्यूएट देयर सिग्निफिकेंस। इवैल्यूएट देयर सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? उसकी सिग्निफिकेंस को भी इवैल्यूएट कर, फैक्टर्स भी बताने हैं हमने। आपको याद है ना, हम डिफरेंट एथिकल सिचुएशन में हमने सिग्निफिकेंस को भी, हर सिचुएशन के फैक्टर्स नहीं है सिग्निफिकेंस के फैक्टर, लेकिन जिन सिचुएशंस में है उनमें हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि वो पूछे या ना पूछे, हमें बताना जरूर है। और रीसेंट ट्रेंड उसका क्या है? वो पूछ रहा है स्पेसिफिकली, लेकिन ना भी पूछे तो वो हमारे थ्रेट की डिस्कशन का हिस्सा होते हैं। यानी जब हम थ्रेट को डिस्कस कर रहे होते हैं उसका हिस्सा होते हैं सिग्निफिकेंस के पॉइंट। यहां पे स्पेसिफिकली उसने थ्रेट्स भी पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस भी। आल्सो रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू मिटिगेट द which may be taken by your firm is are the mitigating actions which may be। कह रहा है बताइए कोर्स ऑफ एक्शन बताइए, या वो एक्शन जो कि आपके थ्रेट को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तीनों चीजें पूछ ली उसने। असाइनमेंट था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। कह रहा है फिजा वाज प्लान टू बी द एंगेजमेंट सुपरवाइजर फॉर द ऑडिट ऑफ एफएल। प्लान किया गया था हम लोग सुपरवाइजर के तौर पे। She has received an employment offer from FL. However, she is considering not to accept FL's employment offer. अच्छा, ये जो चीज है ना, she is, यहां तक अगर क्वेश्चन अगर खत्म हो जाता आपको कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि आपको पता चल गया सिचुएशन कौन सी है। ये कौन सी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है जिसमें हमने स्टडी किया था, कोई डिस्क्लोज करेगा फर्म, उसके बाद उसको रिमूव कर ले और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा ले उसके वक्त। यहां पे जो आगे लिखा है शी इज कंसीडरिंग नॉट टू एक्सेप्ट एफएल्स एम्प्लॉयमेंट ऑफर, इससे लग रहा है कि अब कोई थ्रेट अराइज नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये बताइए प्रैक्टिकली, अगर आप पार्टनर हो और आपको सीनियर कहे एक कि सर मुझे क्लाइंट की तरफ से ऑफर आई है लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, अभी उसने कहा था 2 महीने बाद आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास आके जॉब कर लेना, मेरा इरादा नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का। आप पार्टनर हैं, आप कोई एक्शन लेंगे? क्यों? आप ये नहीं सोचेंगे कि इसका अगर इरादा होता एक्सेप्ट करने का फिर थ्रेट राइज होता, लेकिन अब कोई थ्रेट नहीं है। हाँ, इरादा बाद में बन भी सकता है। क्या हो अगर आप कोई एक्शन ना लें और 2 महीने बाद जब वो आर्टिकल्स कंप्लीट हो तो पता चले उधर शिफ्ट कर गया, आपका तो ऑडिट गया। तो इसीलिए बेहतर होता है इस सिचुएशन में साइलेंट नहीं रहना, बल्कि थ्रेट राइज होता है एहतियातन हमें सेफगार्ड अप्लाई कर लेने चाहिए। ठीक है, एहतियातन हमें सेफगार्ड्स अप्लाई कर लेने चाहिए जो सेफगार्ड हमने पढ़े थे। इसी तरह आपको याद होगा कल हमने जो मार्केटिंग डायरेक्टर वाली क्वेश्चन किया था सन वाला, तो कुछ स्टूडेंट ये आर्गुमेंट करते हैं कि सर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर रिलेशनशिप है भी तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक तो कोई नहीं होता।
तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं भी है तो इससे क्या प्रॉब्लम है? तो याद रखें, चाहे डायरेक्ट लिंक ना भी हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले का, लेकिन बहरहाल एक रिलेशनशिप है। अब उसके फादर के कुछ दोस्त हो सकते हैं और फादर कह सकते हैं यार मैं खुद तो अकाउंट्स में नहीं काम करता, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड जो है उनके साथ हमारी अच्छी हेलो है, तो आप उनको फेवर कर दें। तो रिलेशनशिप का एग्जिस्ट होना, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये सफिशिएंट है थ्रेट्स को राइज करने के लिए। उसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ऑफर की गई थी, तो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, चाहे उसने कह दिया कि मेरा इरादा नहीं भी है। क्लियर? थ्रेट, बाकी थ्रेट और सेफगार्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सोल्यूशन में वो समझ आ गए थे आपको, शाबाश। और कोई क्वेश्चन इसी का? अच्छा, वन क्लोज होगी ना सिचुएशन, इसी का सेकंड और थर्ड। सेकंड, FL इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ द ऑनगोइंग क्रिकेटिंग इवेंट। FL क्लाइंट है, तो ये हाँ ये तो भी पढ़ा ही नहीं है, असाइनमेंट दे दी थी, चले कोई बात नहीं, समझ गए थे ना, यही मकसद था। आपको समझ नहीं लगी होगी, आपने कहा होगा कि शायद सर ने ये पढ़ाया है लेकिन मैं सोया हूँगा उस वक्त, तो मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ। सोल्यूशन आपने पढ़ा तो आपको समझ आ गई होगी। हाँ, ये गिफ्ट वाला था, यही मैं चाहता था कि आप इसका, तो गिफ्ट वाले में कोई थ्रेट राइज होता है क्या? क्लाइंट और ऑडिटर एक दूसरे को गिफ्ट दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि गिफ्ट जो है वो कीमती होते हैं, ठीक है, और फैमिलियरिटी थ्रेट भी है, फैमिलियरिटी थ्रेट भी। और भाई क्लियर हो गया ये? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। गिफ्ट के बारे में सिंपल रूल है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो एक्सेप्ट नहीं करने, क्योंकि सिग्निफिकेंट गिफ्ट इज इक्वल टू रिश्वत होता है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो एक्सेप्ट, इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में कैसे पता? अगर वो कहे कि आइए सर आपको खाना खिलाते हैं 5 स्टार होटल में, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है। अगर कहे आइए सर हमारे शहर में आए आपको सैर करा के लाते हैं, सिग्निफिकेंट गिफ्ट है। और अगर कहे कि सर सिगरेट, हाँ नहीं, चाय सिगरेट सिग्निफिकेंट नहीं है, चाय सिगरेट ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सिग्निफिकेंट गिफ्ट की इजाजत नहीं है, इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? और कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? 3 के अलावा आगे चलें फिर। 3 के अलावा 3 का 4th पॉइंट, FL क्लाइंट है ना, FL has offered your firm that the fee for the taxation service of this year may be based on a percentage of tax saved. Contingent fee, जितनी टैक्स सेविंग, not allowed. Contingent fees for assurance as well as non-assurance services to assurance clients. ठीक है, assurance clients को नहीं ना, जो हमारे ऑडिट क्लाइंट होते हैं ना, उनको एश्योरेंस सर्विसेज की कंडीशन भी चार्ज की जा सकती है। तो नॉन एश्योरेंस सर्विस, तो ये नॉन एश्योरेंस सर्विस थी ना, नॉन एश्योरेंस सर्विस थी, तो इसीलिए ये अलाउड नहीं है। फॉन्ट साइज ठीक है, किताब ऐसे भी आपके पास नजर आ रहा है। चलिए, हाइब्रिड में नहीं नजर आ रहा, चलिए, नहीं हाइब्रिड वालों के पास बुक नहीं है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? 6, Shayan has recently been hired as the audit। अच्छा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कर लें। अच्छा, अगर ये पढ़ा नहीं जा रहा तो मुझे बताइए, फिर मैं इसको डिफरेंट फॉन्ट साइज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जी, हाइब्रिड क्लास में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ये रीड करने में तो हाथ उठा दीजिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको आवाज ही नहीं, देख लें, एक देख लें आवाज आ रही है कि नहीं, सोए हुए कि नहीं, ये देख लें बस जी। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट,
आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट्स विच में अराइज एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। जी 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 मेरे भाई, थोड़ा सा जूम कर रहा है। चलिए ठीक है, फिर मुझे 1 मिनट दीजिए, पॉज कीजिएगा। क्वेश्चन 6 पार्ट ए या पार्ट बी दोनों? पार्ट ए। आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट्स व्हेन आई डिस्कस द सिग्निफिकेंस, आल्सो डिस्कस द सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द थ्रेट्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। दो पार्ट उससे दिए हैं, हर पार्ट को आपने अलहदा हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करना है, यानी पार्ट 1 अलहदा सॉल्व होगा, सब पार्ट अलहदा। 2 Shayan resigned from PL with effect from 30th June 2009. Shayan resigned from PL with effect from 30th June 2018. पढ़ते हैं। Shayan has recently been hired as the audit manager in the firm of Chartered Accountant, which is the auditor of Python Limited. फर्म में आया है, ऑडिट फर्म में जिसने ऑडिट करना है उसमें एक पर्सन को हमने मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया है। शयान प्रीवियसली सर्व्ड एज मैनेजर फाइनेंस इन पीएल फॉर 3 years। वो 3 साल तक क्लाइंट में एम्प्लॉय रहा है। इसका मतलब है सिचुएशन कौन सी हुई? जिसमें वो क्लाइंट से फर्म में आता है। हमने क्या स्टडी किया था इस सिचुएशन में? या उसी को टीम मेंबर बना के ऐड करने के लिए भेजेंगे, थ्रेट राइज होगा। ठीक है, उसमें 2 पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी हमने, याद है? एक सेम ईयर में अगर भेज दिया जाए, यानी जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल में उसने काम किया हो। सेम ईयर का मतलब क्या है? जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल में अगर उसने क्लाइंट में काम किया तो थ्रेट बहुत ज्यादा है, इसमें तो हमें इसको भेजना ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में आया यानी साल गुजर गया तो फिर आ सकता है टीम, लेकिन उसमें भी थ्रेट राइज होता है। कहता फर्म इज कंसीडरिंग टू डेप्यूट शयान एज द एंगेजमेंट मैनेजर फॉर द ऑडिट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2019। 31 अगस्त 2019 का जो ईयर एंड है इसका ऑडिट करने के लिए शयान को कंसीडर किया जा रहा है टीम में हिस्सा बनाने के लिए। अब देखिए, अगर वो 30 जून 2019 को उसने छोड़ा और 31 अगस्त 2019 का ऑडिट कर रहा है वो, तो ये सेम ईयर वाली सिचुएशन नहीं हो गई? तो जिस साल उसने क्लाइंट पे काम किया है उसी साल का ऑडिट करने के लिए अगर भेजा जाए इसको, तो थ्रेट कौन सा राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी था इसमें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो ये इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसलिए कि हो सकता है उसका कोई पेंशन वगैरह, कोई पैसे वगैरह लेने देने उधर अभी पेंडिंग हो। तो इस सिचुएशन में अगर सेम ईयर में भेजते हैं यानी पार्ट 1 में, थ्रेट इतना ज्यादा है कि वो किसी भी सेफगार्ड से रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो शयान को 30 जून 2019 का ऑडिट करने के लिए, सॉरी 31 अगस्त 2019 का ऑडिट करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 30 जून 2018 को उसने रिजाइन कर लिया होता तो इसका मतलब है अब हम ऑडिट कर रहे हैं 1 सितंबर 2018 से 31 अगस्त 2019 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इस सूरत में ये उस साल का एम्प्लॉय नहीं है जिसका ऑडिट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का है। थ्रेट अभी भी राइज होता है, लेकिन इसमें चूंकि सिग्निफिकेंस निस्बतन कम है तो इसे टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। थ्रेट इसमें भी लिखेंगे, कौन कौन सा थ्रेट? फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थ्रेट आगे पीछे तरतीब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीनों लिखने हैं जहां पे 3 थ्रेट इन्वॉल्व हो। और इसके बाद अब इसे टीम का हिस्सा बना सकते हैं क्या? रोटेट ना बोले, रोटेट का मतलब होता है टीम का हिस्सा ही ना बनाना। रोटेट या रिमूव का मतलब क्या होता है? टीम का हिस्सा रीस्ट्रक्चर कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो उसने अपना उसकी जगह और नहीं है, जिस काम को उसने परफॉर्म किया है क्लाइंट में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आना चाहिए, बल्कि किसी अदर वर्क को परफॉर्म करने की ड्यूटी से लगा दी जाए। रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है। और क्या करें? इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करें उसके काम का रिव्यू करने के लिए, क्योंकि स्टिल थ्रेट तो कम है लेकिन थ्रेट तो है ना, और क्लाइंट को फेवर दे सकता है। उधर उसके दोस्त काम कर रहे होंगे, वो होंगे कि नहीं दोस्त शयान के? बिल्कुल होंगे। क्लियर?
इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू डिस्कस करना हो? मजीद कोई नहीं? और क्वेश्चन? नेक्स्ट बताइए कौन सा डिस्कस करना है? 8। क्वेश्चन पार्ट ए के पार्ट बी? 8 का भी पार्ट 2 था सिर्फ। डिस्कस द थ्रेड्स एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। सेफगार्ड पूछ रहा है, थ्रेड पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो कहते हैं नहीं, डिस्कस का मतलब क्या है, डिस्कशन में सिग्निफिकेंस भी आ जाती है, तो पूछे, इसलिए मैंने आपको बताया, पूछे ना पूछे सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिखने हैं। पार्ट 2, Akram is the audit senior engaged on the audit of Dragon Limited. He has informed the audit manager that he has been offered a job by DL and that he would be joining DL from 1st April 2018. Audit is expected to be completed on 15 March 2018. ये तो वही केस हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है। कौन सा वाला केस था वो? फिजा वाला केस था, शाबाश। फिजा लिमिटेड वो क्लाइंट था, नहीं वो जो बंदा जा रहा था, जो कह रहा था, पूछ रहा था, उसका नाम नहीं याद, फिजा का नाम याद है, उसका नाम नहीं याद है। अच्छा वो फिजा ही थी, ठीक है ठीक है ठीक है जी। और की क्वेश्चन? ये हो गया ना, ये वही है, प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं भाई। ये केस स्टडी की होती है आपने, फिर आपको पता था फिजा कौन है, पूरा फिजा कौन है। ये स्टडी करोगे तो पता चलेगा ना कौन कौन उसमें, आपको पता ही नहीं चलता कौन कौन आके गुजर भी जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये वही केस स्टडी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर बताइए क्या होगा इसमें? थ्रेड कौन सा राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड और सेल्फ रिव्यू। ये यानी जब वो क्लाइंट को ज्वाइन कर लेगा तो फिर उसने ऑडिटर का काम चेक करना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो उसी वक्त राइज होता है ना, ऑडिटर ने क्लाइंट का काम चेक करना होता है कि क्लाइंट ने ऑडिटर का? दोनों ने नहीं करना होता। ये कौन है? ऐसे ना करें यार। तो जब कोई बंदा ऑडिट फर्म को छोड़ के क्लाइंट का हिस्सा बनता है, याद रखें सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आता, सिर्फ फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा। लेकिन जब वो क्लाइंट को छोड़ के ऑडिट टीम का हिस्सा बनता है, फैमिलियरिटी थ्रेट भी आएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आएगा, और सेल्फ इंटरेस्ट तो आएगा ही। लेकिन मैं पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, इसमें क्या थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और बस सेफगार्ड्स। फर्म को नोटिफाई करना चाहिए इंडिविजुअल को, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने बता दिया हुआ है ही हैज इन्फॉर्म्ड द ऑडिट मैनेजर, तो ये थोड़ी सेफगार्ड आएगा। ये कौन असाइनमेंट भी नहीं करके आते, लेक्चर भी ध्यान से नहीं सुनते, घर में ये कहा कि हम सीए करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो सेफगार्ड रिमूव कर दें इसको, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, एक ही बात है, एक ही बात है, टू रिव्यू द वर्क डन। मैं क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट 22 नहीं, तरतीब से चले ना, 8 के बाद कोई 9, 10, 11, 12 की रेंज में तो वो पूछ ले। 9 में कौन सा? ए पार्ट, डिस्कस द थ्रेड्स दैट मे बी इन्वॉल्व। अच्छा मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी जितनी भी केस स्टडीज आई कि आपने हमसे आज तक पूछी है ना, और जो आगे पूछ सकता है, सिर्फ एक केस स्टडी होती है जिसमें थ्रेड राइज नहीं होता, वो होती है टैक्स रिटर्न फाइल करना। अगर हम अपने ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पे उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं एफबीआर को, इसमें थ्रेट राइज नहीं होता, वरना बाकी जो भी सिचुएशन आपको दे देना एग्जाम में, सब में थ्रेट राइज होगा। ठीक है, टैक्स रिटर्न में थ्रेट इसलिए राइज नहीं होता क्योंकि ये समझा जाता है कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एफबीआर ने फिर भी करनी है। अगर फेवर दी भी दी हो ना क्लाइंट को, तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एफबीआर ने फिर भी करनी होती है। तो टैक्स रिटर्न में, हाँ ये नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, टैक्स रिटर्न के अलावा वो पार्ट सी देख के मेरे ज़हन में आ गया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बहरहाल
पार्ट ए कह रहा है डिस्कस द थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्वड एंड द रिलेटेड सेफगार्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सीखने में बताने अनवर एन एक्स ट्रेनी यानी पास्ट में ट्रेनी था फर्म का, हैज रिसेंटली रीजॉइंड योर फर्म, वो छोड़ने क्या दोबारा आ गया है, छोड़ गया था वापस आ गया। He is interested in acting as the engagement manager on Curtains Limited, where he had been employed during the past 2 years. अब ये कौन सा वाला केस है? फर्म से क्लाइंट या क्लाइंट से फर्म? क्लाइंट से फर्म, और उसको ही हम टीम का हिस्सा बना के भेजे। ये भी अभी थोड़ी देर पहले किया था। शयान वाला यही नहीं था? शयान वाला यही नहीं था? तो इसको भी हम दोनों हिस्सों में करेंगे, इसको दोनों हिस्सों में करेंगे कि इस साल तो बिल्कुल भी टीम का हिस्सा बना के नहीं भेज सकते और नेक्स्ट ईयर में भेज सकते हैं, क्योंकि एक साल गुजर चुका होगा, लेकिन उस सूरत में सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। थ्रेट कौन सा राइज होता है इस सिचुएशन में? फेमिलियरिटी थ्रेट शाबाश, और सेल्फ रिव्यू थ्रेट शाबाश, और सेल्फ इंटरेस्ट है शाबाश, और आगे भी बता रहा। अच्छा ये कह रहे हैं आप, चले हो गए थ्रेट सारे। अब मुझे ये बताइए सेफगार्ड्स क्या होंगे? हाँ, सेफगार्ड में हमने अभी बता दिया कि सेम ईयर में तो हम इसको नहीं भेजेंगे आईटीएम का हिसाब बना के, नेक्स्ट ईयर में अगर भेजते हैं, एक साल गुजरने के बाद अगर भेजते हैं, दोनों डिस्कस करनी चाहिए ना सिचुएशंस, कि सिर्फ रिसेंट ईयर वाली डिस्कस करनी चाहिए, दोनों कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करना। रिव्यू करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। शाबाश। अच्छा वो कह रहे हैं सर ये हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 17 की तरह लगता है, जिसमें टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट का सेकेंडमेंट का केस था कि आर्जी तौर पे क्लाइंट को लोन स्टाफ क्लाइंट को स्टाफ मेंबर देना काम, दोनों में फर्क है। टेम्परेरी स्टाफ का असाइनमेंट का मतलब ये है हमने अपना एक फर्म का पर्सन क्लाइंट को भेजा ऑडिट करने के लिए नहीं, उसका क्लाइंट का अकाउंटिंग नेचर का काम करने के लिए, और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो 2-3-4 महीने के बाद वापस आ जाता है। ये तो क्लाइंट का ही एम्प्लॉय था जो क्लाइंट को छोड़ के 2 साल के बाद 3 साल के बाद फर्म के पास आ गया। रीजॉइंट में ये देखें कि रीजॉइंट का ये मतलब नहीं है कि हमने भेजा था तो वो वापस आ महीने बाद, नहीं, इधर से रिजाइन करके उधर चला गया था, अब उधर से रिजाइन करके आया, यानी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है। क्लियर? और की क्वेश्चन? ये एक्स ट्रेनी उसने बिला वजह कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इसलिए इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है लिखने कि पास्ट में हमारा ही ट्रेनी था, छोड़ के चला गया फिर वापस आ गया। ठीक है, तो हमने उसको अब जो एज ऑन सिचुएशन है इसके मुताबिक थ्रेड बताना है। इसमें कोई प्रॉब्लम? 11 का ए पार्ट उन्होंने कहा। Identify the threats which may be involved and suggest appropriate safeguards, if any, in each of the following scenarios. The planning phase of the annual audit of ABC Private Limited for the year ended 30th June 2016 is in progress. The engagement partner intends to include Kamran as a member of audit team who joined the firm last month. Before joining the firm, Kamran was employed in the finance department of ABC. ये तो वही हो गया ना, ये तो क्लाइंट में एम्प्लॉय था, क्लाइंट को छोड़ के फर्म में आ गया, तो वही 3 थ्रेट आ गए। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर सेम ईयर में इंगेज नहीं कर सकते, इसको टीम का हिस्सा नहीं बना सकते, और 1 साल गुजर जाए आफ्टर पासिंग 1 ईयर टीम का हिस्सा बना सकते हैं बाय अप्लाइंग रेलिवेंट सेफगार्ड। सेफगार्ड्स क्या होंगे? रीस्ट्रक्चर करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? और
नहीं 15 का पार्ट बी, जी 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 12A can identify the threats that will be involved and applicable safeguards if any in each of the following scenarios. Your firm is the auditor of Delicious Biscuits Limited for the past 3 years. On previous year's audit, Affan was the audit manager. He has recently joined DBL as GM Finance. अच्छा, अब हमारा सिचुएशन क्या बन रही है? हम फर्म से क्लाइंट की तरफ शिफ्ट कर गया। जब कोई पर्सन फर्म से क्लाइंट में शिफ्ट कर जाए, क्या थ्रेट राइज होता है? फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी और इंटिमिडेशन थ्रेट भी। सेल्फ भाई उधर से इधर आया, पैसे पेंडिंग हो सकते हैं कुछ ना कुछ, इधर से उधर जाएगा तो इधर भी तो पैसे पेंडिंग हो सकते हैं, कुछ पेंशन वगैरह, कोई बेनिफिट्स, कोई बोनसेस वगैरह होते हैं समटाइम्स, वो कहा जाता है कि ईयर एंड पे किए जाएंगे, तो कुछ पेंडिंग अमाउंट हो सकती है जिसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। इसके सेफगार्ड याद है आपको? इंटिमिडेशन थ्रेट ऐसे बन गया कि वो यहाँ पे ऑडिट मैनेजर था तो उसके ट्रेनिंग स्टूडेंट्स थे, उसके जो अंडर काम करते थे, उसके बच्चे छोटे छोटे, उनको सिखाता था वो काम कैसे करना है, उंगली पकड़ के सिखाता था, ये ऐसे वाउचिंग करते हैं, ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और कभी कभी अगर वो काम ठीक नहीं करते थे थोड़ा बहुत डांट डपट भी कर लेता था कि नहीं? अब इसी तरह अब क्लाइंट में जीएम फाइनेंस बन गया, जो भी पोजीशन है, क्या वही टीम ऑडिट करने के लिए नहीं आएगी जिसको वो सिखाता रहा है? अच्छा, वो टीम भी वो आएगी और मैनेजर के तौर पे कोई ना कोई उसका बैचमेट होगा। मैनेजर के लेवल पे तो फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है ना, दोस्त होंगे भाई भाई, और जो जूनियर आएंगे वो इसके काम में गलतियां निकालेंगे, क्या चल मैंने तो तेरे को काम सिखाया है, आज को तुम मेरी गलतियां निकालोगे हैं? मेरे से ऑडिट सीख के मुझे ही कहोगे कि सर आपने केस स्टडी गलत सॉल्व की है? गलत क्या हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं गलती कर सकता हूँ? कहते नहीं। किधर स्केप्टिसिज्म गया तुम्हारा? मैं गलती कर सकता हूँ कि नहीं? है बेदबी, कहते कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, गलती हर प्रोफेशनल कर सकता है। यही कोड ऑफ एथिक्स हमें सिखा रहा है कि जब जूनियर टीम मेंबर उसके पास जाएंगे ना तो वो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है, या ना भी करे तो टीम अपने आप को अंडर प्रेशर फील करेगी, इंटिमिडेशन थ्रेट। लेकिन इस सिचुएशन में फिर क्या करना है कि ऐसी टीम जो कि उसके अंडर काम कर रही हो पास में, उसको ना भेजे, मोर एक्सपीरियंस, मोर सीनियर टीम को भेजे, ऑडिट प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे। शाबाश, क्लियर ये? अच्छा, जो मैंने आपको पहले बताया वो क्लियर हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा सर इसमें एक और इंफॉर्मेशन भी है पास्ट 3 इयर्स की। याद रखिए कि 3 साल तक अगर हम ऑडिट करें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। जब 3 साल 4th ईयर या 5th ईयर के लिए जाएं उस वक्त थ्रेट अराइज होता है। यहां पे चूंकि 3 साल हो गए हैं फॉर द पास्ट 3 इयर्स, वहां पे ये और ये होगा टीम मेंबर के लिए। ये किसके लिए होगा? टीम मेंबर के लिए, कि टीम मेंबर अगर 3 साल तक टीम का हिस्सा तो फिर थ्रेट राइज होता है। फर्म के लिए नॉर्मली 5 साल होता है पीरियड, लेकिन फर्म के लिए भी 3 साल एज्यूम करके आप ये फेमिलियरिटी थ्रेट भी अलहदा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी ये डिस्कशन करने के बाद ना, जो ये इस फाइनेंस मैनेजर वाली है, इसके बाद दूसरा सिचुएशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि फर्म हैज बीन द ऑडिटर ऑफ द क्लाइंट फॉर लास्ट 3 ईयर, दिस में क्रिएट्स फेमिलियरिटी थ्रेट। लेकिन इसमें बस आप इतना ही डिस्कस कर सकेंगे। ये आपके लेवल पे जो ईयर्स की वजह से थ्रेट राइज होता है ना, 3 साल से ज्यादा सा, वो इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। फर्म, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं फर्म उनका 20-20 साल तक भी ऑडिटर पॉइंट हो रही होती है, 20 साल तक, लेकिन होता क्या है, हर 5 साल के बाद एंगेजमेंट पार्टनर को, टीम को चेंज कर दिया जाता है। क्लियर जी? ये सेशन जहां पे डिस्कस हुई है वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं लिखा हुआ।
हाँ बुक में लिखा। अच्छा तो सोल्यूशन में लिखा, उनका कहना यह है कि सर सोल्यूशन में ना, केस स्टडी के सोल्यूशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं लिखा हुआ, हालांकि लिखा होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर सिमिलर सिचुएशन किसी केस स्टडी में उसने टेस्ट की है और उसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अगर नहीं लिखा हुआ, लिख देना चाहिए, लिख ले मेरे भाई, ठीक है। क्लास के बाद मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं अपने पास भी नोट कर लूंगा, ठीक। तो मेरे भाई मैं यही कलप रहा हूँ, नहीं मैंने अभी यही कहा ना, इंसान को गलती हो सकती है, अब मेरे से गलती नहीं हो सकती क्या, मैं इंसान को गलती हो सकती है। नहीं मैं सर मैं माइंड नहीं कर रहा, इसमें कोई बात की बात नहीं भाई, गलती है। अच्छा अकाउंटेंट वो नहीं है जो गलती ना करे, अच्छा अकाउंटेंट गलती करे, माने गलती है भाई, है गलती, क्या करें, हो गई है तो क्या करें, फांसी थोड़ी लगा दें यार, मैंने मान भी ली है, मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं आपने गलत पढ़ा, नहीं मैंने कहा ठीक है, आना चाहिए, सोल्यूशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं लिखा हुआ, आना चाहिए था, मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है जी। और कोई ऐसे इंप्रूवमेंट आती है, ऐसे इंप्रूवमेंट आते हैं, आप लोग बताते हैं कि सर इसमें ये लाइन ऐसे नहीं, ये ऐड होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसी तरीके। और कोई क्वेश्चन? हाँ अब वो अच्छा ये मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था ये जो पर्सन है अफान, क्लाइंट में चला गया, हमें क्लाइंट के और किसी एम्प्लॉय से इतना डर नहीं है जितना इस अफान से डर है। किस वजह से? क्योंकि ये हमारे सारे दावपेच जानता है, इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि बाकी का ऑडिट तो ठीक है, आप बाकी के सेफगार्ड अप्लाई करें, इसके काम को डबल चेक करें, इसके काम को। इसीलिए जो लास्ट सेफगार्ड है ना वो यही है कि इसके एक तो जनरली सबके काम का वेरिफिकेशन होगी, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में जिस एरिया में फान काम कर रहा है ना क्लाइंट का, उसमें ज्यादा चेकिंग करें, क्योंकि ये हमारे सारे दाव पेच है और ये बेहतरीन पर्सन होगा क्लाइंट में जो फ्रॉड कर भी सकता है और उसको छुपा भी सकता है, ठीक है। हाँ इसको पता सारे तरीका वारदात हमारे, इसीलिए तो मॉडिफाई ऑडिट प्लान का सेफगार्ड हमने डाला हुआ। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा 21 15 का बी, 15 का पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, भाई ने कहा तो पढ़ लेते हैं। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ, नहीं भाई आप बने, कैटेगरीज ऑफ थ्रेट दैट मे बी इन्वॉल्वड इन ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एडवाइज द पार्टनर कंसर्न। कह रहे कमाल वाज द ऑडिट मैनेजर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स एनुअल ऑडिट ऑफ फैसलाबाद टेक्सटाइल लिमिटेड FTML। लास्ट ईयर वो हमारी टीम का हिस्सा था, टीम का। ही हैज जॉइंड FTML एज देयर मैनेजर फाइनेंस। इस साल उसने क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द करंट ईयर्स ऑडिट। ये वही फर्म से क्लाइंट की तरफ रोटेशन और वही थ्रेड जो भी अफान वाले पढ़े हमने। इसके अलावा क्वेश्चन 21 में क्या प्रॉब्लम है? 21 पूरा दिया था आपको, ये जॉन्स एंड कंपनी वाला। इसमें सारे थ्रेड्स तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे क्योंकि कुछ हमने किए हैं कुछ नहीं किए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम बता ले डिस्कस। फीस यानी एंड वाला, सेकंड ये पहला ऊपर वाला, अच्छा ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द फाइनेंशियल कंट्रोलर किसको कहते हैं? CFO को। of LV Phones was ill and hence unable to work. The company had no spare staff able to fulfill the role and hence a qualified audit senior of Jones and Company was seconded to the client for 3 months. ये वाली वो केस आ गया, सेकेंडमेंट, लोन स्टाफ वाला, टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट वाला। तो इसमें उसको हम डिस्कस कर देंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कोई। अच्छा, the audit partner has recommended that the audit senior work on the audit as he has good knowledge of the client. उसी को टीम का फिर हिस्सा बनाया। Fee income derived from LV Phones was boosted by this engagement and along with the audit and tax fee now count for 16% of firm's total fees. 16%। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, ये शायद हमने पहले डिस्कस नहीं की लेकिन अच्छा ये फीस वाला ये एलिमेंट भी डिस्कस हो गया।
अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फी एक कंसेप्ट है। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फी का मतलब यह है, जैसे हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा था ना कि अगर कंपनी का एक मेजर कस्टमर हो जिससे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डिराइव हो रहा है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे तो गोइंग कंसर्न इश्यूज अराइज हो जाते हैं। उसी तरह फर्म के भी समटाइम कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनसे 10%, 15%, 20% ऑफ फीस फर्म डिराइव कर रही होती है, और अगर 20-15% फीस वाला क्लाइंट छोड़ जाए तो उसका मतलब क्या हुआ, 15% फीस टोटली। और चूंकि ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थोड़ी होती है, तो इसमें जो रेवेन्यू होता है तो कॉस्ट ज़्यादातर फिक्स होती है, क्योंकि स्टाफ को हायर किया है 4 साल के लिए, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, मैनेजर्स को, कॉस्ट फिक्स होती है, तो रेवेन्यू का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो 15%, 16% रेवेन्यू कम होने का मतलब तकरीबन 20-25% प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए फर्म ये चाहती है कि जो इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो कि 2-3 ही होंगे, बाकी तो छोटे छोटे क्लाइंट्स होंगे, मेजर क्लाइंट्स हाथ से ना जाने पाए। बताइए क्या फर्म की ये सोच होगी? मेजर, और इस सिचुएशन में क्लाइंट को भी पता कि मैं इनका मेजर कस्टमर हूं, मेरे मेजर बिलिंग जो है वो मुझे करते हैं, तो क्लाइंट प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो हम आपको रिमूव कर देंगे। और सम टाइम जो रेवेन्यू को सामने रख के पार्टनर इसके प्रेशर में, इस धमकी में आ भी जाते हैं और अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए ये सिचुएशन थ्रेट क्रिएट करती है। इसको स्टैंडर्ड नाम देता है अनड्यू डिपेंडेंस। तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट का मतलब क्या है कि मेजर पोर्शन ऑफ इनकम एक ही क्लाइंट, एक ही ग्रुप से जनरेट हो रहा हो, और इसको उन्होंने परसेंटेज बताई है 15%। अगर 15% से ज्यादा बेंचमार्क 15% से ज्यादा एक ही क्लाइंट से पैसे जनरेट हो रहे हो तो हम क्या कहेंगे, ये मेजर क्लाइंट हो गया है, इस पे अनड्यू डिपेंडेंस है फर्म के। इसका तो अब ऑडिट अच्छा कर सकते हैं ऑडिट, लेकिन चूंकि इसमें थ्रेट है कि कहीं क्लाइंट को फेवर ना दी गई हो ताकि क्लाइंट हाथ से ना जाए, इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सन को एंगेज करके पूरे के पूरी जॉब का रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या सेफगार्ड हो सकता है? दूसरा सेफगार्ड ये हो सकता है कि अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने की कोशिश करें, या इस क्लाइंट को जो कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम कर दे ताकि ये परसेंटेज कम हो। यानी दूसरा सेफगार्ड ये है कि इसकी जो डिपेंडेंस है ना, इसको कम करने की कोशिश करें। ये डिपेंडेंस 2 चीजों की वजह से कम हो सकती है। एक तो घटिया तरीका क्या है, कुछ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड ना करें तो ये परसेंटेज कम होके 16 से कम होके 8, 9, 10, 11, 12 पे आ जाएगी। ये अच्छा तरीका नहीं समझा जाएगा, क्योंकि घराई लक्ष्मी जो है वो कौन डुबराता। तो दूसरा अच्छा तरीका क्या है, लेकिन ये सेफगार्ड है, बार कोड ऑफ एथिक्स में बताया हुआ है। अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को इंक्रीज करने की कोशिश, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होंगे ना तो भी ये परसेंट, हमारा टोटल पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा तो इंडिविजुअल क्लाइंट की परसेंटेज भी कम हो जाएगी। क्लाइंट को कैसे पता होगा? क्लाइंट को आपको पता है भाईजान ने कितनी फीस दी है? नहीं पता, अंदाजा तो होगा भाई, 2 लाख दे के तो नहीं बैठा होगा है? आपने 12-13 हज़ार दी होगी तो उन्हें भी 7-8 हज़ार दे दी होगी। 18 तो एग्री होती है, वो तो इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, और इंस्टॉलमेंट के बाद आखिरी इंस्टॉलमेंट कहाँ पे करते हैं आप? पे करते अभी के पे की हुई आखिरी इंस्टॉलमेंट? ऐसा ना करिए, जैसे आपको ये तरीके पता नहीं है। चलिए ठीक, बहरहाल तो ये थ्रेट क्लियर। और की क्वेश्चन? इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट यस राइज हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, लिखेंगे क्या नहीं आप सोल्यूशन में? असल क्वेश्चन तो ये है, राइज हो सकता है अगर क्लाइंट धमकी देगा। आपने देखना है बुक के अंदर ये सिचुएशन डिस्कस हुई है कि नहीं, तो फिर आप जजमेंट है इस सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन बुक में डिस्कस हुई होती तो उसमें जो थ्रेट्स लिखे होते आपने वही लिखने होते, क्योंकि आपको असूल क्या बताया हुआ है, जो चीज स्पेसिफिकली कहीं पे डिस्कस हुई हो उसकी जजमेंट अप्लाई नहीं होती, उस पर जजमेंट अप्लाई नहीं करते, उस पर जो लिखा हुआ है वही अप्लाई करना है। हाँ, जो चीज कहीं पे नहीं लिखी हुई उस पर जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन?
22। हाँ, विदड्रॉ फ्रॉम सम ऑफ द सर्विसेज में लिखा हुआ, उसका यही मतलब है कि कुछ आप सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो खत्म कर दें, परसेंटेज 16 से कम होके 13, 12, 11 पे आ जाएगी, डिपेंडेंस कम हो जाएगी। 22 आपने कहा, 22 में क्या प्रॉब्लम है? 22 अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया था आपको। अच्छा किया था, अच्छा किया था, आपने पढ़ तो लिया होगा, शाबाश। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई बात नहीं, अब तो हो गया, क्या किया जा सकता जी। लास्ट पैराग्राफ में क्या प्रॉब्लम? पूरा पैराग्राफ पढ़ दूं? पहली 4। इन एन इनिशियल मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर किसको कहते हैं? ये भी सीएफओ ही है। फाइनेंस डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर नहीं है, सीएफओ। डिफरेंट टर्म्स यूज होती है ना, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोलर है, जैसे सीएफओ है, इसी फाइनेंस डायरेक्टर, ये अमेरिकन टर्म ना बेसिकली, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह, इनसे मुराद फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड ही होता है। इन इनिशियल मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ स्टॉक कंपनी यू लर्न दैट द ऑडिट टीम विल नॉट बी एंटरटेन्ड ऑन स्टॉक कंपनी यार्ड दिस यार्ड। ये क्या होती है यार्ड? यार्ड क्या होती है? बोट, शिप बैठ के, हाँ वो जो मूवीज में बाजू का था, वो दुश्मन पीछे लगा होता है, वो बैठ के, वो होती है, हाँ वो ठीक है, समझ आ गई। वो कहता है आपको भाईजान पिछले साल हम सैर करवाते रहे हैं इस तरीके से एज दिस कुड, लेकिन अब नहीं करवाएंगे, टू बी एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन, क्योंकि इससे आपका इन्फ्लुएंस इफेक्ट हो सकता है, इससे पेट्रोल महंगा है, इससे इन्फ्लुएंस इफेक्ट आपको। देखिए ये कौन से वाला केस है? सिग्निफिकेंट गिफ्ट एंड हॉस्पिटल, बिल्कुल उसी की तरफ इशारा है उसका, ठीक है। ये गिफ्ट के साथ कुछ और भी टर्म वो बोलता है, वो भी असल में टर्म बोलता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब गिफ्ट या कुछ सर्विसेज, ठीक है। जैसे फ्री डिनर, ये गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन इंड्यूसमेंट में आता है। पहले वो कोड ऑफ एथिक्स में पुराने में सिर्फ गिफ्ट की टर्म यूज किया करता था, अब उसने इस गिफ्ट को जनरलाइज कर दिया है, इंड्यूसमेंट, क्योंकि गिफ्ट के अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जिनसे ऑडिटर को तरगीबात दी जा सकती हैं, लालच दिया जा सकता है, ताकि वो हमारी मर्जी का ओपिनियन। कहता है भाईजान कोड ऑफ एथिक्स मना करता है ये यार्ड वाला काम इस साल नहीं करेंगे। फिर कहता है इंस्टेड ही हैज अरेंज्ड ए बलून फ्लाइट costing less than 1/10 of the expense of using the yard and hope this will be acceptable। कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, वो नहीं, अब गैस सस्ती है तो बलून फ्लाइट हो गया है। आपको फ्लाइट वो भी होता ना, वो चॉकलेट की ऐड आती थी, मैं टीवी में देखते थे, कौन सी चॉकलेट थी कोई, हाँ बलून ऊपर जाता था, ऊपर पहुंच के कुछ मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, आइटम मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, भाई ने तरकीब बताई है। तो अब बताइए बलून फ्लाइट की इजाजत है क्या? ये भी इंड्यूसमेंट में ही आएगा, ये भी क्लाइंट की तरफ से एक तरह का सिग्निफिकेंट गिफ्ट ही है, चाहे उसकी वैल्यू कम है, इसमें भी थ्रेट अराइज होगा। कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर एक्सेप्ट कर चुके हो, किसी एक केस स्टडी में उसने कहा एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हमने तो उससे कोड ऑफ एथिक्स कहता है या तो इसके पैसे दे दो, या फिर जिस टीम ने फायदा उठाया इस ऑफर का उससे ऑडिट का हिस्सा ना बनाओ। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? सेकंड पैरा, ये पैराग्राफ पूरा कर रहे हैं। तो भाई को नहीं समझ लगी ना, भाई को तो समझाने दे, आपको तो लगी होगी। डायरेक्टर आल्सो स्टेट्स दैट द फी फॉर टैक्सेशन सर्विसेज दिस ईयर शुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड, ये तो भी थोड़ी देर पहले आ गया, कंटिंजेंट फी, एंड ट्रस्ट दैट योर फर्म विल एक्सेप्ट ए फिक्स्ड फी फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टॉक कंपनी इन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स पेएबल टू द टैक्सेशन अथॉरिटी। ये डिस्प्यूट वाला केस अभी हमने नहीं किया, ये वाला केस अभी हमने नहीं किया। इसमें बेसिकली वैसे थ्रेट कौन सा राइज होता है? एडवोकेसी थ्रेट, यानी थर्ड पार्टीज के सामने हम क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर, हमसे एडवोकेट वाला काम ले रहा है ना, कि कह रहा है टैक्सेशन अथॉरिटी के सामने जाओ और हमारा केस लड़ो, हमारा केस लड़ो, तो ये एडवोकेसी थ्रेट जी, फीस के लिए बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट भी होगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जब कंटिन्यूअस केस स्टडी चल रही हो और आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हैं जिनसे थ्रेट अराइज हो रहा है, आप क्या सारे के सारे थ्रेट पूरी केस स्टडी के इकट्ठे लिख देंगे?
हर सिचुएशन की अलहदा हेडिंग देनी है। हालांकि नॉर्मली IQAP क्वेश्चन में क्या करता है 1 2 3 करके आइडेंटिफाई कर देता है और हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अलग-अलग सॉल्व करते हैं केस को। लेकिन अगर इस तरह की कंटिन्यूस केस स्टडी आ जाए, और पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है? सारे थ्रेट इकट्ठे, सारे सेफगार्ड इकट्ठे नहीं लिखने, 0 नंबर देगा वो, बल्कि हर सिचुएशन की हेडिंग बनानी है। जैसे टैक्स सेविंग, ये अलग हेडिंग बनेगी, फिर इसके नीचे आप बताएंगे कि एग्रीइंग फीस एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड इज कंटिंजेंट फी विच क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेफगार्ड में लिखेंगे दिस इज नॉट अलाउड, है कंटिंजेंट फी इज नॉट अलाउड फॉर इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट भी किस में? टैक्सेशन अथॉरिटी में। क्यों आएगा इंटिमिडेशन थ्रेट? नहीं, ये इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं। अगर क्लाइंट कहता है कि जी ज्यादा टैक्स सेव करेंगे ज्यादा फीस मिलेगी, ये इंटिमिडेशन नहीं है। ये क्लाइंट प्रेशराइज नहीं कर रहा, लालच दे रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है जी। नेक्स्ट, सेकंड। अच्छा, मेरा ख्याल अब ये काफी है डिस्कशन, बाकी लेक्चर की तरफ चलते हैं। बाकी 1 2 क्वेश्चन, कितने 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी वो फिर कल करेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया है वो अपनी अच्छा असाइनमेंट मैंने कल कहा था कि वैसे दे दो कि आपने जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे वो नहीं करने। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन भी किए हैं? कंप्लीट असाइनमेंट तो वो होगी ना, आपने वो भी किए हैं। असाइनमेंट अपने सामने रखे, असाइनमेंट चेक करें इनके। शाबाश, असाइनमेंट चेक कराएं। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट, शाबाश शाबाश, असाइनमेंट चेक करवाते जाएं। ये ले, शाबाश शाबाश शाबाश, ये ले, ये भी ले, ये भी ले। किधर है आपके असाइनमेंट? शाबाश, ये ले, ये भी ले, शाबाश। किधर है असाइनमेंट? ये ले, ये भी ले, शाबाश। किधर है असाइनमेंट? ये ले, ये भी ले, शाबाश शाबाश। और असाइनमेंट किधर है? किधर है असाइनमेंट? शाबाश। नहीं, पूरी असाइनमेंट किधर है? ये ले, ये भी ले, शाबाश। ये ले, ये भी ले, शाबाश। भाई असाइनमेंट पूरी की है तो शाबाश। ये ले, लाएं भाई, और कैश लाएं प्यारे भाई, और क्या? शाबाश शाबाश। नहीं खत्म नहीं, आप असाइनमेंट करने वाले बने, पैसे बहुत है। हाँ। और असाइनमेंट किधर है? मिल गई आप? मिल गई ना? कैश मिला नहीं है तेरे को? नहीं मिले? ये ले शाबाश। और असाइनमेंट जल्दी, शाबाश शाबाश। अभी दिए तो थे, ये ले, शाबाश शाबाश। और असाइनमेंट चेक करो, असाइनमेंट, शाबाश। ये ले, शाबाश। और असाइनमेंट किधर है? पूरी असाइनमेंट, पूरे। ये करप्ट आदमी। असाइनमेंट, शाबाश शाबाश। ये ले, ये ले। कितनी दफा असाइनमेंट, खुदा का खौफ करें। दूसरी तो ये किसकी असाइनमेंट है? आपने अच्छा असाइनमेंट पूरी की आपने? शाबाश। असाइनमेंट पूरी की है इसने? असाइनमेंट पूरी की है? ये ले, शाबाश शाबाश। ये ले, शाबाश। असाइनमेंट पूरी की है? शाबाश। ये ले, शाबाश। असाइनमेंट पूरी की है? शाबाश। ये ले, शाबाश। ये लो सर, आप अबे पूरी की है असाइनमेंट? ऐसे ना कर यार। असाइनमेंट पूरी की है? ये ले, शाबाश शाबाश। असाइनमेंट पूरी की? ये ले, शाबाश शाबाश। ये ले, तू भी ले, शाबाश शाबाश। ये ले, शाबाश। ये ले, असाइनमेंट पूरी की है ना? शाबाश। इसने भी किया? शाबाश। ये ले भाई, शाबाश। और असाइनमेंट? ये ले, इन दोनों ने किया है? इसने भी किया? शाबाश है। और हाइब्रिड में ठहर जा, दे रहा हूँ सर जी, इधर भी देखो। ये ले, शाबाश। अच्छा, क्लास में स्टूडेंट कम है, मुझे लगता है प्राइस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है।
ऐसे ना कर, इधर जा, मैं तुम्हारा अबू, इधर दे दे। ये ले हूँ तो सही, हूँ तो, ये ले, शाबाश 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 शाबाश, ये ले, ये हाइब्रिड में डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, शाबाश। अच्छा कितने खुदा का खौफ करें, ये 10 स्टूडेंट ने असाइनमेंट की थी कंप्लीट और 30 ये मर्जी है आप लोगों की। चलिए बाहर आ जाओ, 5 मिनट है अभी, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, लोन एंड गारंटी तो पढ़ा हुआ है हमने, लोन एंड गारंटी तो पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है लोन एंड गारंटी थ्रेट कौन सा राइज होगा, वो तो हमें पहले ही पता है, पैसों का मसला, सेल्फ इंटरेस्टेड राइज होगा टू एन। अच्छा, ये डिपेंड करता है लोन किसको दिया गया। अगर लोन दिया गया है ऑडिट क्लाइंट का, देखिए इसमें मेन कंसेप्ट क्या समझा रहा है, मैं मेन कंसेप्ट ये समझा रहा है कि अगर जिस बंदे ने लोन दिया है, जिस पार्टी ने लोन दिया है, वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है लोन देना, फिर तो, और उसने नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लोन दिया, जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, फिर तो कहता है भाई कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिस बंदे ने लोन दिया है उसका नॉर्मल बिजनेस ये नहीं था, नॉर्मल बिजनेस किसका होता है, लोन देना, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, उसका वो बैंक के अलावा किसने, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मेन कंसेप्ट ये है इसमें कि आपने 2 चीजें देखनी है, लोन किसने दिया, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया, और तीसरी चीज इसके बाद अमाउंट, मैग्नीट्यूड। ये 3 चीजों के गिर्द हमारा केस घूमेगा। यही कह रहा है अगर तो लोन दिया गया ऑडिट क्लाइंट को, यानी ये अजीब सूरत हाल है, फर्म ने क्लाइंट को दे दिया, यानी क्लाइंट इतना गरीब है कि ऑडिटर जिसका स्टाइपेंड ही 15-16 हजार है, उससे लोन मांगने की जरूरत पेश आ गई। तो अगर कहता ठीक है, हालांकि ऑडिटर का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लोन देना नहीं होता, तो वो कहता है दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए उसने सिर्फ इमटेरियल लोन की इजाजत दिया, मटेरियल की नहीं, मटेरियल की नहीं। फीस देने के लिए लोन लिया तो इजाजत नहीं है, क्यों इजाजत, क्यों इमटेरियल थोड़ी होगी, वो तो मटेरियल फिगर, इमटेरियल का मतलब 2-400 बात होता है ना, पैसे घर बंदा भूल आता है, घर जाने का किराया नहीं है, तो ऑडिटर से कहा यार ऑडिटर तेरी मेरा 150 दे दे, है कल तेरे को दे दूंगा, तो ये इमटेरियल, इसकी इजाजत है। मटेरियल लोन की ये जहन में रखिएगा, ये लोन किसको दिया जा रहा है, क्लाइंट को ऑडिटर है। नॉर्मली केस स्टडी में ये सिचुएशन नहीं पूछता, कोड ऑफ एथिक्स में लिखी है बता दी, नॉर्मली नहीं पूछता। नॉर्मली क्या पूछता है, ऑडिट क्लाइंट से ऑडिटर को लोन मिला तो क्या होगा। असल कहानी तो ये है, ऑडिट क्लाइंट ने ऑडिटर को लोन दिया तो क्या होगा, कहता है डिपेंड करता है, इफ ऑडिट क्लाइंट इज ए बैंक और सिमिलर इंस्टीट्यूशन तो कहानी फर्क है, इफ ऑडिट क्लाइंट इज नॉट ए बैंक और सिमिलर इंस्टीट्यूशन, नॉट, अगर वो बैंक नहीं है तो कहानी डिफरेंट, अगर बैंक है तो कहानी डिफरेंट है, बैंक नहीं है तो कहानी डिफरेंट है। अच्छा बताइए किस में ज्यादा सवेर हो गए, बैंक नहीं है, शाबाश, बैंक नहीं है तो वो कहता है इजाजत है अगर इमटेरियल हो तो, मटेरियल की इजाजत नहीं है, और अगर मटेरियल लोन लिया हुआ है किससे, क्लाइंट से, जो बैंक नहीं है। देखिए मटेरियल लोन सिर्फ बैंक से लेने की इजाजत है या सिमिलर फाइनेंशियल, और किसी से मटेरियल लोन लेने की इजाजत नहीं है। इसलिए यहां पे भी उसने मना कर दिया, यहां से भी मना कर दिया कि मटेरियल इमटेरियल आपको पता है वैसे हम इग्नोर कर देते हैं, और यहां पे भी कह रहा है कि इमटेरियल है तो चलेगा, टेक्सटाइल कंपनी से लोन ले लिया, ठीक है, पेंट्स कंपनी से लोन ले लिया तो इमटेरियल है तो चलेगा, लेकिन अगर मटेरियल है आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो लोन को रीपे कर दें
या जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया है तो उसको रिमूव करें, और अगर फर्म ने लोन लिया है तो फिर विड्रॉ करें, क्योंकि फर्म को तो रोटेट नहीं कर सकते ना भाई। समझ आई बात? यानी बैंक के अलावा किसी भी पर्सन ने से लोन लिया गया है उसकी इजाजत नहीं है। इमटेरियल है तो लाउड है, मटेरियल है तो लाउड नहीं है। केस स्टडी में ज्यादातर ये पूछता है कि लोन लिया है एक ऑडिट क्लाइंट से, ये नहीं बताता ऑडिट क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो हमने क्या करना है, दो शाबाश दोनों डिस्कस करने हैं। पहला, अगर क्लाइंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो, अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया ना तो इसलिए नहीं, आप जो मर्जी पढ़े लिख दीजिएगा। नहीं है तो क्या है, कहता है इमटेरियल है तो इजाजत है, मटेरियल है तो फिर या तो लोन रीपे करें, या इंडिविजुअल ने लिया लोन तो उसको ऑडिट से निकाल दे, रिमूव कर दें, और अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है विड्रॉ कर दें। हाँ, अगर बैंक है तो वो कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये अंडर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर एंड टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया, अगर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स में लोन दिया गया है, नॉर्मल टर्म्स एंड जिसे हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नाम देते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का, रिलेटेड पार्टी में याद है, अगर लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर दिया गया है, आर्म लेंथ बेसिस पे कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर लोन बड़ा है ना, बड़ी अमाउंट है, प्रॉब्लम फिर भी कोई नहीं है, ले सकते हैं, बड़ा लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में रिव्यूअर को बाइंड करना होगा। क्लियर? क्या एक ऑडिट फर्म किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 50 लाख का लोन ले सकती है? ले सकती है? नहीं। पहले बताएंगे थ्रेट कौन सा राइज होता है। लोन क्यों नहीं ले सकती? अगर ले लिया तो क्या करे, या तो रीपे करे या विड्रॉ कर ले। और अगर बैंक से लोन लिया 50 लाख का, तो अगर नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर में मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मटेरियल है तो इसकी वजह से क्या करे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट करते हैं। यानी बैंक के केस में इजाजत है अगर रिव्यूअर को पॉइंट कर दिया जाए। इमटेरियल तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर बैंक से इमटेरियल लोन लिया तो एक तो वैसे भी बैंक है, वह लोन में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना जी। नहीं, क्वेश्चन में लिखेंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है, लेकिन चूंकि नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है इसलिए कोर्स ऑफ एक्शन, नो कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड। इंटिमिडेशन थ्रेट क्यों नहीं राइज हुआ? क्या वहां पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या बताया था, असूल बताया था ना कि जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जजमेंट अप्लाई नहीं करने। नहीं, वो बैंक है, वो हमारा दोस्त नहीं है जिसके फोन कॉल ना उठाए तो मैसेज भेजता है भाई लोन वापस करो, लिया था ना 1000 रुपया वापस करो, ऐसे होता है ना। बैंक का एग्रीमेंट के मुताबिक चलते हैं। लेकिन असल वजह यह है चूंकि कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं कहा इसलिए राइज नहीं हुआ, वरना कोड ऑफ एथिक्स से इंटिमिडेशन थ्रेट लिखा होता तो मैं जरूर आपको उसकी कोई ना कोई रीजन समझा ही देता। तो ये टाइम हो गया। अच्छा, क्लास में आते भी इसी टाइम के मुताबिक हैं आप, हैं जैसे मौजूद हो। तो अब हाँ, बिजनेस रिलेशनशिप, अच्छा, लेकिन आप फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आज की होम असाइनमेंट में कौन कौन से वाला लोन, पता चल जाएगा आपको, पढ़ के पता चल जाएगा, तो पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है भाईजान, रहने दे, नहीं मान रहे। चलिए ठीक है आज, लेकिन ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो फिर आपने लाजमी करने हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।